हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि गाइडर जो है शहीद भगत सिंह सिविल सर्विस एकेडमी के साथ मिलकर के पेपर 3 का मॉड्यूल क्लासेस लॉन्च की है, जिसमें हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगी। क्लासेस ऑफलाइन आपको शहीद भगत सिंह सिविल सर्विस एकेडमी भवरकुआ में मिल रहा है, और जहां पे ऑनलाइन हम लोग गाइडर ऐप पे और अपने चैनल पे पढ़ाई करेंगे। क्लियर? तो हम लोग पेपर 3 की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें पेपर 3 के पूरे 10 यूनिट और साथ ही साथ आपका पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 5, जिसका टॉपिक है जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग, इसको भी कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम लोग 11 यूनिट कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन। ठीक, ये सुदूर संवेदन आपका पेपर 3 यूनिट 7 में है। चलिए हम लोग यूनिट 7 का जो है एक बार सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 7 का ये सिलेबस है। यदि आप पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस दिए हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये सारा डिटेल पहले से पता होगा, सिलेबस आपको याद होना चाहिए एज ए सिंसियर स्टूडेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत में रिमोट सेंसिंग का इतिहास। क्लियर? ये टॉपिक आपका जो है जीआईएस और जीपीएस यानी कि आपका यूनिट 5 पेपर 1 पार्ट बी उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक में रिमोट सेंसिंग में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हम क्या सब पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग टॉपिक है हमारा, टॉपिक है अपना सुदूर संवेदन, और सुदूर संवेदन में हमें क्या सब पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं सुदूर संवेदन, इसमें हम क्या सब पढ़ेंगे, कंटेंट क्या सब होना चाहिए, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय कि सुदूर संवेदन क्या है। इसके बाद देखेंगे सुदूर संवेदन का इतिहास कि कैसे इसका विकास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सुदूर संवेदन के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे प्रकार अलग अलग हम बांटेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रक्रिया के बाद सुदूर संवेदन के घटक कौन कौन से हैं। घटक 3 होते हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग के बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में सुदूर संवेदन कब प्रारंभ हुआ, और पूरा डिटेल 11 मार्कर्स में ये पूछा जा सकता है। भारत में सुदूर संवेदन, ठीक, ये हमें देखना है। और इसके बाद हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब ये ऐसा समझ लो कि मेंस के संभावित प्रश्न पे चर्चा करेंगे, और आखिरी में कुछ प्रश्नों का उत्तर लेखन भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक पूरा खत्म होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो मैं इसको ब्लैंक करता हूं और पहले हम जो है खाली बोर्ड पे समझते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, गौर से देखो। पहले एक चीज और बता दें कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। हमारा जो ये पूरा सिलेबस कवर होगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से हम जो है क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। तो हम टॉपिक पहले ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको ये पीडीएफ जो ऑनलाइन वाले हैं उनको ऐप पे मिल जाएगा, जो ऑफलाइन वाले हैं उनको जो है बुकलेट मिलेगा, पूरा नोट मिलेगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स, संभावित प्रश्न और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, दोनों को डिस्कस किया जाएगा। और आखिरी में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ सैंपल आंसर भी सॉल्व करेंगे कि यदि क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कैसे। कुछ क्वेश्चन का सैंपल भी, मतलब जो है आपका सैंपल उत्तर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो ये पूरा पेपर 3 की यात्रा है ये किस तरीके से खत्म होने वाली है, कैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक है अपना सुदूर संवेदन। तो अपन पहले ब्लैंक बोर्ड पे समझते हैं कि सुदूर संवेदन क्या है। ठीक, चलिए सुदूर संवेदन। अब केवल 2 शब्दों पे गौर करो। हमें क्या करना होता है, जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं, कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती है। उनको जितना ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके शब्दों में छुपे हुए अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे, इतना आसान हमारा सिलेबस हो जाएगा। हमें कुछ भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पहले ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मतलब प्रारंभ से अंत तक, आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए है।
तो देखो सुदूर और संवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है? सुदूर। आप खुद से सोचो कि सुदूर का मतलब क्या होता है। सुदूर का मतलब होता है कोई भी ऐसा वस्तु जो दूर स्थित है या दूर स्थित है। वस्तु मतलब जिसके बारे में हमें पता लगाना है। तो सुदूर मतलब हो गया दूर स्थित, फार अवे। एक चीज और बता दें कि अपना ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेट रहने वाला है। ये लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम लेक्चर इंग्लिश में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? अगला जो है संवेदन। संवेदन का मतलब होता है सेंसिंग। आप कोई भी चीज का संवेदन करते हैं, सेंस करते हैं, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती, क्या होता है उसमें, जब आप गौर करेंगे तब आप पाएंगे कि फाइनली उसमें क्या हो रहा है कि कहीं से डाटा आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, डाटा या सूचना आपके दिमाग तक पहुंचता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम संवेदन बोलते हैं। जैसे मान लो हम रास्ते से जा रहे हैं, यहीं मैं खड़ा हूं और इधर मान लो कि जैसे कोई हीट हमें या एसी चला है तो अचानक से ठंडी हवा आई, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग तक एक सूचना पहुंचाया गया कि इधर तापमान कम है। ठीक, हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं अगजनी घटना हो रही है, या मान लो कि कहीं मोमबत्ती जला, हम हाथ उधर अचानक से लगाए, हमें गर्म फील हुआ, महसूस हुआ, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग तक एक सूचना पहुंचाई गई कि इधर तापमान अधिक है। तो इसी प्रक्रिया को ही तो हम संवेदन बोलते हैं, है ना। तो सुदूर का मतलब होता है दूर स्थित और संवेदन का अर्थ होता है डाटा एकत्रीकरण। ठीक, डाटा एकत्रीकरण यानी कि संवेदन। ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन और डाटा को इकट्ठा करना। तो अब देखो सुदूर संवेदन का प्रॉपर अर्थ क्या हो जाएगा। सुदूर संवेदन वह कला या विज्ञान है। देखो सुदूर संवेदन एक कला भी है, इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो वो कला है, और उसमें जो पूरा तकनीक इस्तेमाल हो रहा है वो विज्ञान है। तो सुदूर संवेदन वह कला एवं विज्ञान है जिसमें, या वह प्रक्रिया है जिसमें दूर स्थित किसी लक्ष्य के बारे में बिना उसके भौतिक संपर्क में आए जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, या दूर स्थित किसी लक्ष्य के बारे में बिना उसके भौतिक संपर्क में आए जानकारी एकत्रित करने की कला या विज्ञान की प्रक्रिया सुदूर संवेदन कहलाता है। तो पूरा परिचय हमें ऐसे लिखना है। अब देखो अभी तक हम केवल परिचय पढ़ रहे हैं, तो परिचय में हमने क्या देखा कि सुदूर संवेदन का तात्पर्य बड़ी दूरी से, व्यापक क्षेत्रों से किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है। ठीक, अब यही सेम सुदूर मतलब दूर स्थित और संवेदन मतलब डाटा या सूचना प्राप्त करना। तो परिचय हमारा ये हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे केवल एक 3 मार्कर्स क्वेश्चन बनेगा यदि 3 मार्कर्स में पूछ दे कि सुदूर संवेदन क्या है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। केवल एक क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा उससे बनेगा। अब सुदूर संवेदन कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है, वास्तव में क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण बता रहे हैं कि आप लोग क्लास में बैठे हो और यदि मैं आप में से किन्हीं के बारे में केवल आपका चेहरा देख करके बताऊं कि हाँ तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है, और यदि वो जानकारी सही है, इसका मतलब है ये भी एक प्रकार का सुदूर संवेदन है, मैंने इंफॉर्मेशन सेंस किया। ठीक, लेकिन तकनीक में ऐसा नहीं होगा। तकनीक में हम क्या करते हैं, गौर से देखिए, प्रक्रिया आपको समझाते हैं। यहां पे बोर्ड पे फोकस कीजिए। ये हमारा सूर्य है, सूर्य से जो है प्रकाश आ रहा है इधर इधर, और ये मान लो कि एक जो है जंगली इलाका है, पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल वाला इलाका है हमारा। अब इधर पहाड़ बने हुए हैं, इधर जो है माउंटेन वाला इलाका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि इधर जो है एक पहाड़ भी है, माउंटेन है या पठार है, इधर नदी भी है। चलो एक पेंटिंग हो गया, बट अपन को क्या समझना है, इस पे फोकस करना है। हमने उपग्रह छोड़ा एक अंतरिक्ष में, ये उपग्रह यहाँ स्थित है। ये क्या कर रहा है, इधर से जो भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो परावर्तित होकर जब जा रहा है ऊपर, ये इसको सेंस कर रहा है पूरा, या फिर यहाँ से सिग्नल आता है और फिर ये सिग्नल रिटर्न जाता है, इसको सेंस करता है ये। ठीक है, संवेदन करता है। फिर ये सिग्नल धरती पर स्थित टावर पे भेजता है, यहाँ से एंटीना होते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारे कंट्रोल रूम में पहुंचता है। अब हम यहाँ बैठे बैठे इस सिग्नल के माध्यम से पता लगाते हैं कि यहाँ पे ये जो पेड़ है ये कितने एरिया में, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, घनत्व कितना है, इसके पेड़ के पत्ते कैसे थे,
ये जो है इसका पत्ता कैसा था, तने की जो है ये मोटाई कितनी थी, तना कितना मजबूत था, उसके आधार पे हम पेड़ों का प्रकार भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट सर्वे यानी कि जो है वृक्षों का सर्वेक्षण जो है, जंगलों का सर्वेक्षण जो आप पढ़ते होंगे कि वृक्षावरण इतना है, ठीक है, वनावरण इतना है, तो जब आपका ये सर्वे निकलता है वो इस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ये पता लगा लिए कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी सुदूर संवेदन है। कहीं बाढ़ आता है, ठीक है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं फसल खराब होता है, तो कैसे 10-15 मिनट में ही मान लो ओले गिरे और 10-15 मिनट में ही फिर न्यूज आने लगते हैं टेलीविजन पे, रेडियो में कि इतने हेक्टेयर में सोयाबीन का फसल खराब हो गया, क्योंकि वहां पे ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है और ये पूरा सेंस करके, संवेदन करके हमें सूचनाओं को पहुंचाता है, भेजता है, और उस सूचना के आधार पे हम क्या करते हैं, मतलब आगे की कार्रवाई या फिर उसका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सुदूर संवेदन किया जाता है। सुदूर संवेदन के लिए जरूरी नहीं है कि उपग्रह ही हो, हम ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, हम सेंसर के माध्यम से कर सकते हैं, सोनार के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए एक और उपकरण का उदाहरण आपको बताते हैं, और इस उपकरण का नाम है सोनार, जिसके बारे में हमें डिटेल आगे पढ़ना है कि सोनार क्या है, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार का सुदूर संवेदी उपकरण है। ठीक है, चलिए तो हम पहुंच गए। मान लो देखो सोनार क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो समुद्र में, जल में या कहीं भी जो है जलावरण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, तो उसके अंदर स्थित किसी भी लक्ष्य के बारे में, वस्तु के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। तो ये नाव पे हम जा रहे हैं, ये हमारा मान लो नाव है, ये पाल लगा हुआ है, ये नाव है। अब क्या है कि यहाँ पे एक उपकरण है सोनार, इसका नाम है सोनार, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चाहे हम हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, हमें फुल फॉर्म अंग्रेजी में याद रखने होते हैं। क्या नाम है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये क्या करेगा कि इधर से सिग्नल भेजेगा नीचे समुद्र की ओर, यहाँ पे समुद्र की गहराई में सिग्नल टकराया, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा लौट के वापस, इसका संवेदन करेगा, और संवेदन करने के बाद ये बताएगा कि ये जो समुद्र की गहराई है वो कितनी है। कैसे पता चलेगा, ये जो तरंगे गई हैं इसका गति हमें पता है, मतलब चाल, जाने में कितना समय लगा ये हम गिन लिए, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, है ना, बचपन में पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां से हम दूरी निकाल लेंगे। अब आने जाने का टोटल दूरी निकल गया, तो उसका आधा करेंगे तो हमें समुद्र की गहराई का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम नाव में बैठे बैठे समुद्र की गहराई का पता लगा लिए। तो ये भी प्रक्रिया सुदूर संवेदन है। कहानी समझ में आ गया, कैसे हम पता लगाते, किन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, अनुप्रयोग हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये सुदूर संवेदन कैसे प्रारंभ हुआ। देखो तकनीक वाले विषयों में हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या है कि सिलेबस में हमारा डिटेल दिया हुआ है कि रिमोट सेंसिंग का इतिहास भी आपको जानना है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतिहास सुदूर संवेदन का 5 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा महत्व ये नहीं रखता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिया है इसलिए हमें पढ़ना है। तो चलो इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर से पहले ब्लैंक पेज पे समझते हैं कि कैसे सुदूर संवेदन प्रारंभ हुआ होगा। सबसे पुराने जमाने में जब हम हाथ दिखाते हैं ना, वो ज्योतिषाचार्य जो लोग होते हैं हाथ देख के पूरा, या फिर जो है चेहरा देख के किसी के बारे में सुन करके उसके बारे में बता देते हैं, वो भी एक प्रकार का सुदूर संवेदन है। लेकिन वहां से तकनीक सुदूर संवेदन का इतिहास प्रारंभ नहीं होता है ना। सुदूर संवेदन का इतिहास प्रारंभ होता है फोटोग्राफिक कैमरे के विकास के साथ। ठीक, ये फोटोग्राफिक कैमरा है, मान लो अब ये फोटो खींच रहा है पूरे इलाके का या कहीं के बारे में, तो इसका विकास जब हुआ होगा, मतलब इसकी खोज जब की गई होगी, उसी के साथ फोटोग्राफिक कैमरे की खोज के साथ ही सुदूर संवेदन का इतिहास जुड़ा हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, देखो आज भी हम लोग सुदूर संवेदन कर रहे हैं। अभी न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा चंद्रयान तृतीय, अभी लैंडर गया और रोवर वहां पे चल रहा है, तो रोवर का वीडियो बना के कोई भेज रहा है, ये चंद्रमा है। चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना होगा। चंद्रयान 3 में क्या हुआ कि एक जो है लैंडर था, उसके बाद यहां से रोवर निकला, चंद्रमा की सतह पे जो है ये अभी पहुंच गया है और वहां पे जो है परीक्षण कर रहा है।
चंद्रमा के ऊपर हमने एक और उपग्रह लगा के रखा है, वो इसका पूरा वीडियो बना के हमें भेजा है कि कैसे ये लैंड किया है, कैसे ये चल रहा है। आपने ये वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ अभी दुनिया में। तो ये क्या है, अभी भी तो कैमरे का उपयोग हम कर रहे हैं चीजों के बारे में पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले कैमरे के विकास के साथ ही सुदूर संवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो दुनिया में पहले सुदूर संवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो उसमें क्या हुआ होगा इसके बारे में बात करते हैं। ये कब की घटना है, कब ये कैमरे का आविष्कार हुआ था? लगभग 1840 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब देखो हम सुदूर संवेदन कर कैसे रहते, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा? 5 मार्कर्स क्वेश्चन है, तो कम से कम 6-7 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि सुदूर संवेदन का इतिहास फोटोग्राफिक कैमरे के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, या वहां से प्रारंभ होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि हम सुदूर संवेदन कर कैसे रहे थे। हम क्या कर रहे थे कि गुब्बारे, ये जो बैलूनिस्ट लोग होते हैं, जहां आपने देखा होगा बैलून सफारी अभी प्रारंभ हुआ है बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश में, तो वहां पे गुब्बारे में हम क्या करते हैं, इधर कैमरे बांध के जो है उड़ाए ऊपर की तरफ, गुब्बारा ऊपर गया और पूरे इलाके का फोटो खींचा, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फोटो रात में हम लोग साफ किए, साफ करने के बाद फोटो में हम लोगों ने क्या देखा कि कहाँ पे पेड़ थे, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे जंगल में रास्ता है, कहाँ पे जो पठार है, कहाँ पे जो है स्कूल है, कहाँ पे कॉलेज है। और इसकी वजह से हम लोग उस जगह का मानचित्र बनाने में सक्षम हुए, मानचित्र बना पाए। उस समय क्या है कि जो है ये साम्राज्यवाद का शासन चल रहा था, ब्रिटेन फ्रांस सब अलग अलग अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, अलग अलग देशों को गुलाम बना रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था कि ये लोग नॉर्मली अपने बॉर्डर के पास ऐसा गुब्बारे में कैमरा बांध के भेजते थे, और बगल में दूसरे देशों के बॉर्डर में क्या चल रहा है, कि कहाँ पे सैनिकों का ठिकाना है, कितना हथियार जमा करके रखे हैं, ठीक है, कितने बंकर हैं, उसका फोटो खींच के और फिर फोटो में उसका निशान बनाते थे और उसके हिसाब से आगे की रणनीति तैयार करते थे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि सुदूर संवेदन के लिए प्रारंभ में फोटोग्राफिक कैमरे को हम लोग गुब्बारे के साथ, बैलून के साथ उड़ा करके किसी क्षेत्र विशेष का फोटो खींच करके सर्वेक्षण का कार्य करते थे। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? तो ऐसे विकास हुआ। फिर आगे चलते हैं। अब हमारा समय आ चुका है प्रथम विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वार फर्स्ट, फिर होगा वर्ल्ड वार सेकेंड। तो आपको पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हवाई जहाज की खोज, मतलब हवाई जहाज जो है उसका खोज हो चुका था उस समय तक। तो अब हम गुब्बारे की जगह किसका प्रयोग करने लगे? प्रथम विश्व युद्ध में रिमोट सेंसिंग के कार्यों के लिए हम लोग गुब्बारे की जगह जो है हवाई जहाज का प्रयोग किए, और हवाई जहाज में ये फोटोग्राफिक कैमरा फिट करके पूरे क्षेत्र विशेष का जो है सर्वेक्षण कार्य किया जाता था, किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी, ठीक, मानचित्र तैयार किया जाता था। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय तक हमने बहुत सारे उपकरण बना लिए। जैसा उपकरण अभी हमने चर्चा किया, सोनार द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना था। फिर रडार बना हवाई जहाज के बारे में पता लगाने के लिए। उस समय एक साइंटिस्ट थे भारत में जिनका नाम था J.D. बसु, जगदीश चंद्र बसु। इनके बारे में डिटेल इसी यूनिट में हमें पढ़ना है। तो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रेडियो तरंगों के बारे में, बेतार के तार के बारे में खोज किया कि कैसे रेडियो तरंगे एक जगह से दूसरे जगह तक बिना किसी संचार माध्यम के हवा से होकर के गति कर सकती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे सेंसर बनाए गए, रेडियो सेंसर बनाए गए। तो सोनार है, रडार है, लेडार है, ये सब सेंसर के नाम हैं। रडार तो आपको पता ही होगा, हवाई जहाज का जो है पूरा गति, दिशा और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये बता देता है। तो वही रडार, सोनार और लेडार ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिमोट सेंसिंग के कार्यों के लिए बनाए जाने लगे। मतलब बहुत सारा अन्य उपकरण जो है बनाया जाने लगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, कहां पे थे हम लोग? तो हम लोग देख रहे थे रिमोट सेंसिंग का इतिहास। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया है, 3 पॉइंट देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग का इतिहास फोटोग्राफिक कैमरे के आविष्कार से प्रारंभ होता है। 1840 के दशक में फोटोग्राफिक कैमरे के आविष्कार के बाद इसे गुब्बारों के साथ बांधकर भूस्थिर किसी लक्ष्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय वायुयान से जुड़ी सेवाओं के साथ फोटोग्राफिक कैमरे को जोड़कर बड़े पैमाने पर डाटा संग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक रेडियो संवेदक उपकरण, रडार, सोनार, लेडार ये सब बनाया जा चुका था। तो 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। आपको सिस्टमैटिक याद रखना है कि पहले क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग का विकास हम पढ़ रहे हैं। पहले क्या हुआ, फोटोग्राफिक कैमरा बना, फिर गुब्बारे के साथ उसको भेजे, फिर प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज के साथ भेजे, फिर अन्य उपकरण बना
बनाने लगे सेंसिंग के लिए। अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग ब्लैंक पेपर पे समझेंगे और उसके बाद जो है वो कहानी पूरा जो है आप पढ़ लेंगे, या फिर मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। हम अभी हवाई जहाज के साथ क्या कर रहे हैं, कैमरा लगा करके किसी इलाके का पूरा सर्वेक्षण करते हैं, उसका मानचित्रण करते हैं, उस इलाके में क्या सब चीजें हैं उसका पता लगाते हैं। अब क्या करेंगे, उससे थोड़ा ऊंचाई पे यदि हम पहुंच गए, हवाई जहाज से और अधिक ऊंचाई पे, पृथ्वी के बाहरी पर्यावरण तक, तो हम किन चीजों का पता लगा सकते हैं इसके बारे में सोचिए केवल। जर्मनी ने, किसने, कौन से देश ने, जर्मनी ने। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जर्मनी ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है साउंडिंग रॉकेट, परिज्ञापी रॉकेट, हिंदी में बोलते हैं परिज्ञापी रॉकेट, ठीक। क्या नाम था इसका, V2 परिज्ञापी रॉकेट, V2 साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, शॉर्ट में जान लीजिए, ये आगे हम लोग डिटेल प्रक्षेपण यान की पीढ़ियां पढ़ना है उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे। तो साउंडिंग रॉकेट मतलब छोटे आकार के रॉकेट जो उपग्रहों को ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं, ऊपर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन इनके द्वारा जो है उपग्रह में लगने वाले उपकरणों का परीक्षण किया जाता है। कोई उपकरण मान लो जैसे हवा की गति हमें चेक करना है, या फिर उपग्रह में कोई छोटा सा कैमरा लगा के भेजें और वो सही काम कर रहा है या नहीं ऊपर से, तो इसके लिए हम उपग्रह भेजेंगे और ऊपर काम नहीं किया तो हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो हम इस रॉकेट में फिट करके भेजते हैं, रॉकेट जाता है ऊंचाई पे, फिर नष्ट हो जाता है और फिर वो नीचे लैंड करता है। हमारा जो छोटे आकार का उसमें हम पैराशूट लगाते हैं, उपकरण नीचे आया, फिर हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग सही हुआ या नहीं, यदि परीक्षण सही हो गया तो उपग्रह में फिट करके भेजेंगे। तो ऐसे छोटे आकार के रॉकेट बनाया, परिज्ञापी रॉकेट, नाम था V2 साउंडिंग रॉकेट या परिज्ञापी रॉकेट। किसने बनाया, जर्मनी ने। और इसके साथ हम कैमरा फिट करके भेजे पृथ्वी के बाह्य पर्यावरण में, ठीक। पृथ्वी के बाह्य पर्यावरण में जब पहुंच गया कैमरा, तो वहां पे क्या सब चीजें पता चला कि ऊपर बादलों का घनत्व कितना है। हम इसमें कोई और सेंसर लगा दें जिससे यह पता चलेगा कि हवाओं की गति कितना है ऊपर, तो हम मौसम पूर्वानुमान कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कहां बारिश होने वाली है, कहां पे दाब कितना रहने वाला है, ये सब पता लगा सकते हैं। और ऊपर से पृथ्वी का साफ इमेज भी आने लगा, फोटो भी आने लगा, तो मानचित्र और नक्शा बनाने में आसानी हो जाएगा हमें। तो ये सब इसके बाद समझ में आने लगा लोगों को। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, ये अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंच गए थे। अगला पॉइंट क्या है कि V2 साउंडिंग रॉकेट के परीक्षण के साथ ही जो जर्मनी ने बनाया था, हम फोटोग्राफिक कैमरे को रॉकेट के साथ ऊपर भेजे, जिससे यह पृथ्वी के बाह्य पर्यावरण से पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम हो सका, ठीक, या हम कामयाब हो गए। अब क्या होगा कि इतना जब पता चला तो दुनिया में एक बड़ी घटना हुई, तकनीकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वो घटना है 1957 की स्पुतनिक का प्रक्षेपण। स्पुतनिक जो है ये रूस ने प्रक्षेपित किया था और ये दुनिया का पहला जो है क्या है, दुनिया का पहला उपग्रह है, ठीक है। रशिया ने प्रक्षेपित किया था, रूस ने। दुनिया का पहला उपग्रह है जिसका नाम है स्पुतनिक। कब प्रक्षेपित हुआ, 1957 में, ठीक है। डेट भी याद रखते जाना है क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं अभी। तकनीक में डेट याद रखना जरूरी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, लेकिन जब वहां पे इतिहास जुड़ा हुआ हो तो हमें डेट याद रखना पड़ेगा। तो इसका प्रक्षेपण हुआ और इसके साथ ही हमें यह समझ में आ गया कि अंतरिक्ष से हम क्या सारी चीजें कर सकते, कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम मौसम पूर्वानुमान कर सकते हैं, पूरी धरती का जो है हम सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हैं, वृक्षों का सर्वेक्षण, पर्वतों का सर्वेक्षण, पूरे जो है नदियों का सर्वेक्षण, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है बॉर्डर की निगरानी कर सकते हैं, सीमाओं की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर भी नजर रख सकते हैं। और जैसे ही ये बातें दुनिया को समझ में आने लगी, अलग अलग देशों ने अपना अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग देश अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। किस घटना के बाद रिमोट सेंसिंग की गतिविधि में तेजी देखी गई, 1957 के बाद जब स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया गया था। तो 2 पॉइंट हमारा और हो गया तैयार। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, रिमोट सेंसिंग का वास्तविक प्रारंभ जर्मनी द्वारा बनाए गए V2 साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के द्वारा होता है, जिससे पृथ्वी के बाह्य पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण आसान हो गया। बात हमने कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है 1957 में USSR यानी कि सोवियत संघ, उस समय क्या नाम था इसका, सोवियत संघ,
तो सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, भू निगरानी तंत्र इत्यादि से संबंधित विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का उपयोग सुनिश्चित किया गया। समझ में आ गया लोगों को कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब अभी चलते हैं 1960 से रिमोट सेंसिंग का आधुनिक दौर प्रारंभ होता है। रिमोट सेंसिंग का अभी का जो दौर है, अभी जितने उपकरण हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेंस करने के लिए, सेंसर बना रहे हैं बहुत सारे, टेम्परेचर सेंसर, हीट सेंसर, लाइट सेंसर, ठीक है, साउंड सेंसर, रेडियो सेंसर, तो इसका दौर कब प्रारंभ हुआ? 1960 से। अब बात करते हैं शुरू में, प्रारंभ में जो भी रिमोट सेंसिंग के काम हो रहे थे वो सब केवल और केवल रक्षा क्षेत्रों तक ही सीमित थे। मतलब सारे देश अपने सेना को मजबूत बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग कर रहे थे। रडार बनाया, सोनार बनाया, उपग्रह भेजा, तो सेनाओं के लिए जो है संचार प्रणाली विकसित कर रहे थे। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ओके, अब कहानी क्या है? प्रारंभ में रक्षा क्षेत्र में चल रहा था, फिर 1970 के बाद लोगों को यह समझ में आने लगा कि इसका प्रयोग तो हर क्षेत्र में कर सकते हैं, हम संचार में कर सकते हैं, हम सर्वेक्षण में कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट सर्वे कर सकते हैं, मतलब कि वनों का जो वन सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है मृदा का प्रकार बता सकते हैं, मृदा किस जगह कैसा है, उसमें कौन सा फसल उगाया जा सकता है, फसल सर्वेक्षण कर सकते हैं कि इस बार कितना फसल होने का अनुमान है। तब इसका जो है सार्वजनिक प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ होगा 1970 के बाद। और 1980 में अमेरिका ने रिमोट सेंसिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दे दी कि प्राइवेट कंपनियां भी रिमोट सेंसिंग के उपकरण बना सकती है, अंतरिक्ष में उपग्रह भेज सकती है, जानकारी इकट्ठा कर सकती है, मानचित्र बना सकती है। फिर दुनिया में एक कंपटीशन प्रारंभ हुआ, सारे दुनिया के देश आपस में जो है लड़ाई करने लगे। लड़ाई मतलब ऐसे सीधे नहीं, फ्रंट वार नहीं, इस क्षेत्र में जो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गया कि नहीं हम भी ऐसा सेंसर बनाएंगे। और वर्तमान में इस कदर रिमोट सेंसिंग का उपयोग हो रहा है कि मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, भू निगरानी तंत्र, सर्वेक्षण, सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग देखने को मिल रहा है। हम टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि रिमोट सेंसिंग से संबंधित जो है एप्लीकेशन क्या सब है, मतलब रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग क्या सब है। तो अनुप्रयोग में हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग यहां पे हम देखेंगे, उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। रक्षा क्षेत्रों में, मानचित्रण में, स्मार्ट सिटी में, भू विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन, फिर हम देखेंगे समुद्र विज्ञान में रिमोट सेंसिंग, फिर वानिकी में, तो अलग अलग जगह इसका उपयोग हो रहा है अभी के जमाने में। तो आखिरी लाइन हमारा ये होगा, और इस प्रकार रिमोट सेंसिंग का इतिहास खत्म होता है। रिमोट सेंसिंग के इतिहास में कितने पॉइंट बनते हैं हमारे पास? फोटोग्राफिक कैमरा, फिर बैलून के साथ, गुब्बारों के साथ उसका अनुप्रयोग, फिर वायुयान के साथ, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में व्यापक अनुप्रयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक अनुप्रयोग, फिर आगे V2 साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण, फिर स्पुतनिक का प्रक्षेपण, फिर 1970 तक केवल उपयोग, 1960 के बाद आधुनिक रिमोट सेंसिंग का प्रारंभ, 1970 तक केवल और केवल रक्षा क्षेत्रों में उपयोग, 80 में सार्वजनिक उपयोग प्रारंभ हुआ, प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दी गई, देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुआ, और उसके बाद वर्तमान स्वरूप में रिमोट सेंसिंग आ गया, जहां पे इसका अनुप्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। क्लियर? तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज हमने क्या देखा? अभी हमने क्या देखा? रिमोट सेंसिंग क्या है और रिमोट सेंसिंग कैसे प्रारंभ हुआ, उसका इतिहास क्या है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में डिटेल देखेंगे।